हेलो फ्रेंड्स। हम एनसीईआरटी रीडिंग के अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हमने क्लास 6 से शुरू किया था और हमने क्लास 6 की जो जियोग्राफी की बुक है हमारे पृथ्वी हमारा आवास वो ख़त्म कर ली है और अब हम इसमें हिस्ट्री की बुक जिसका नाम है हमारे अतीत, उसका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है और ये सेकंड चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 6 में इसका नाम है हमारे अतीत फर्स्ट। ये जो है क्लास है वो है 6 इसका ये चैप्टर सेकंड जिसका नाम है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी के में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न था। तेजी से दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल में यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो उसके बाद उसके कुछ दशक बाद आई हैं। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के तेज रफ्तार वाले सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव आखिर में वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इस्तेमाल करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। अकेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने में उनके कई कारण थे। पहला कारण ये कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता। दूसरा कारण है यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। फिर है कि तीसरा कारण यह कि पेड़ और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण ये कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। फिर है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी पुस्तकें मिली जिसका निर्माण और उपयोग ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिर खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से वह पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां और औजार बनाने में किया जाता था। ये दो चित्र दिए हुए हैं, इन चित्र के बारे में साइड में पढ़ते हैं। तो पत्थर के औजार का उपयोग बाएं चित्र में दिया हुआ है, ये वाला, जिसमें इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। तो इसमें ये इंसान जड़ों को खोद रहा है। तो दूसरा है दाएं और ये वाला, जिसमें वस्त्रों की खाल से बने वस्त्रों जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए
किया जाता था। फिर है रहने की जगह का निर्धारण। मानचित्र 2 में देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातन स्थल है जहां पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर अकेट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातन स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। मानचित्र 2 कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थल में देखें तो ये दिया हुआ है लाल पूरा पाषाण कालीन, जो भी इसमें दिया हुआ है, ये भीमबेटका, ये क्या है, होसंगी, करनूल की गुफाएं। बस ओके, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। अच्छा, साइड में दिया हुआ है कि भीमबेटका मतलब आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पूरा स्थल एवं गुफाओं में वह कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने वाले लोगों को इस जगह को ही क्यों चुना चुना चुन लिया? शैल चित्रकला, इनमें से इनसे हमें क्या पता चलता है? इनसे हमें पता चलता है कि ये एक आदमी है, और ये एक आदमी एक जानवर के पीछे भाग रहा है। शायद इसके पास कोई हथियार भी है और ये इसका शिकार करेगा। आई एम राइट। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। बता दिया, आप कितना बताए। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिल सकते हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से संजीव चित्रण किया जाता है। सब चित्रकार थे। ये बड़ी गुफाएं गुफाएं कहाँ गई? ये छोटी छोटी है, तो ज्यादा बड़ी नहीं है। फिर क्या, ये पूरा स्थल क्या होता है भाई? पूरा स्थल एक स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। क्यों भाई? ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में, इसी अध्याय में पढ़ा देंगे। क्या अगले अध्याय? फिर आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनल गुफा ढूंढे। कुरनल, अब यार वापिस ऊपर कौन थे? चलो, कुरनल 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 कुरनल, ये रही कुरनल की गुफा। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग यहाँ आग जलाना सीख गए थे। वाह रे वाह। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए। मजा आ गया। खतरनाक जानवरों को दूर दूर आदि भगाने के लिए, दूर भगाने के लिए आदि। आज हम आग का प्रयोग किस लिए करते हैं? बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्ववादियों ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, जब दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राचीन और पाषाण। पाषाण यानी प्राचीन, पूरा यानी कि प्राचीन, इन पाषाण यानी पत्थर। ये नाम पुरा स्थलों के प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। वाह रे वाह। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले, 20 लाख कितने होते हैं? 20 लाख से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है।
आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी यहीं की है भाई। किसी का जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या है भाई, साफ करो उस दूसरे वाले को। उसे कहते हैं मेसोलिथ। मेसोलिथ, चल भाई, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। इसका इसका समय लगभग 12,000 साल पहले लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। ये अब से 12,000 मतलब, ये 12,000 मतलब अभी 2,000 तो ये हो गए, और 10,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, इधर लिखो, इधर ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और ये भी हो गया 10,000 साल ईसा पूर्व। और तो ये हो गया 8,000 ईसा पूर्व। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान में पाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले मानी जाती है, मतलब 8,000 ईसा पूर्व। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कुछ ना कुछ। हम्म, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे करके नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञात नहीं है कि उन समय उनका क्या नाम था। सही बात। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई वर्षों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। कृषक। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो था एक कुत्ता। कुत्ते का जंगली पूर्वज, जंगली कुत्ता। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी और गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करते। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे जो ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे कृषक थे और पशुपालक भी बन गए। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? इसी काम के क्या काम के हैं कुत्ते?
अब है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के लिए उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों को अपने तथा जानवरों का चयन करते थे जिनमें बीमारी होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, साथ ही उनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों को भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा गया ताकि फिर से उगाने के लिए उन्हें उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना गया जो आमतौर पर अहिंसक होते। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए आमतौर पर पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो और पता करो कि कौन से जंगली सुअर के हैं, ये जंगली सुअर के हैं, ये पालतू सुअर के हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं, जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता और उसके बाद भेड़ और बकरी आते हैं। फिर है एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इससे कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता। बीज बोने में से लेकर फसल के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात पड़ी बहुत सोचनी पड़ी। ओके, ये पढ़ते हैं। अनाज के उपयोग। अनाज के क्या क्या उपयोग हैं? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। अब बहुत से क्या है, अगला पेज देखो। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी तथा या फिर गड्ढों जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार, खाने पीने की सामग्री। जानवर बच्चे देते हैं भाई, देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है? क्या क्या मिल सकता है भाई? खाल मिल सकता है, उनके नाखून, सींग, कुछ भी, बहुत सारी चीजें। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, प्रश्न संख्या 13 कहाँ गया? पहले गया, अब आएगा, जहां भी है वो।
क्या तुम्हें कई नीले, हाँ वो वाला, क्या तुम्हें कई नीले रंग के वर्ण दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले थे। हम कौन सा, अपन को ब्लू वाला देखना है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। कहाँ पाए गए हैं भाई ये आधुनिक आरंभिक कृषक और पशुपालक? कहाँ गए भाई? तस्वीर 15 हो गया, ये 14 हो गया, ये 13। 13 में ब्लू वाले में कौन सा? नवपाषाण काल पूरा स्थल। ये है कश्मीर में बुर्ज ये है मेहरगढ़, ये है कोल्डिवा, ये है महगदा, ये है चिरांद, ये है दाऊजली हेडिंग, और इधर क्या है? हल्लूर। ये क्या है? पेप्पीपल्ली, पेप्पियमपल्ली। वापिस अपनी जगह पे चलते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी यहाँ या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। अच्छी बात है, कर सकते हैं, करना ही चाहिए। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्म बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इनमें से इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती मिलती होगी भाई। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बना दो भाई फटाक से। बहुत सारी जगहों से पत्थर और औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसी हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इसे नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए इन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन का औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजारों और हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये कौन कौन से हैं? नवपाषाण युग के कुछ उपकरण भाई देख लो भाई, 1 2 3 4। नवपाषाण युग में पूरा पुरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन
को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाते रहते थे। ये साइड में दिया हुआ है ये बर्तन। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा गया होगा? ऊपर से दिया होता फोटो तो बता देते। अब है सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म मेहरगढ़ के जीवन में जीवन और मृत्यु। मानचित्र 2। मानचित्र 2 कौन सा है? मानचित्र 2 वही प्रश्न 13 वाला। मैं मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ का बिहार वापिस पहुंच जाए। ये भारत, इस साइड में से कुत्ते वाला पाकिस्तान, उसमें यहाँ पे है मेहरगढ़। यह ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रा के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा पेड़ और बकरियां की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या इससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के लिए काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। क्या क्या सामान रखे जाते हैं? ये है कौन सा वैसा घर? मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। शायद दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इसकी समानता, इसमें सब कमरे ही कमरे हैं। हॉल कौन सा है? यहाँ क्या था भाई? कहाँ छोड़ा था इसको? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब इसको क्या खाएंगे? ये खाने लायक बच्ची का है। क्या तुम इसमें बकरी का कंकाल पहचान सकते हो? एक कहाँ, दो दो बकरी। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। अभी अन्यत्र 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 फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढ लो भाई। ये चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल में की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंसे, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रण किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों के शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के में बनाया जाता होगा। एक नव पाषाणिक पूरा स्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई गई थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि यह समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद पर या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे।
बताओ कौड़ियों या तथा सीपियों का प्रयोग उपयोग क्या उपयोग होता होगा भाई? उपयोग तो मुद्रा के रूप में होता होगा। क्या होता है मुद्रा? मुद्रा उपयोगी शब्द ये क्या है? खाद्य अखेट, खाद्य संग्राहक, पूरा स्थल, औद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नव पाषाण और कब्र। इधर कल्पना कर दो थोड़ी बहुत कल्पना करते हैं। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो और तुम आदिवासी हो जो प्रश्न नंबर 14 पर देखो। क्यों देखें? अब हमारे पास कोई प्रश्न नंबर 14 नहीं है, हम गुफाओं में रहते हैं। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उसकी उनकी सहायता कर रहे हो। तुम रंग भरोगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे? तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे? KGF 2 की कहानी सुनाएंगे, KGF 2 की। ठीक है, चैप्टर खत्म। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर।